रिवीजन सीरीज़ का आज हमारा है सेकंड लेक्चर और हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हमने डिस्कस कर ली थी स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकल्सन रिएक्शन। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हम कंपैरिजन करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और उसके पीछे का रीज़न समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर पे हमारा डिटरमाइन हो रहा है। सबसे पहले हम समझते हैं हेलोजन्स में कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल CH3 ये है हमारे पास, सेकंड है हमारे पास आयोडीन है, यहाँ पे इधर ब्रोमीन है CH3 CH2, इधर क्लोरीन है, और लास्ट है हमारा फ्लोरीन। इसको इधर लिखते हैं CH3 CH2 Cl। अगर हम इनमें कंपैरिजन करें तो ये तो हमारे पास कार्बन चेन सेम है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो, इधर भी दो और इधर भी दो कार्बन है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हेलोजन का हमारे पास क्या करता है, मास बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। रीज़न क्या होगा? जैसे जैसे हमारा मास बढ़ेगा किसका, हेलोजन का, साथ में हमारे पास वंडर वॉल फोर्सेस भी इंक्रीज करती हैं। वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करेंगी, और जैसे वंडर वॉल इंक्रीज करेगी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमारा होगा ऐसे, आयोडीन का सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर Cl का और फ्लोरीन का। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं Ri का ज़्यादा, फिर RBr का। हमें बस मास को ध्यान में रखना है, RCl और फिर RF। ये हमारा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही हो गया और वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर भी यही हुआ। सेकंड हम कंपेयर करेंगे आइसोमरिक हेलो एल्केन्स में। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl, ये हमने लीनियर ले लिया कोई, और एक हमने ले लिया ब्रांच में ले लेते हैं CH3 CH2 Cl, यहाँ CH3 और इधर भी CH3। इधर एक कार्बन बढ़ा देते हैं CH2 Cl। कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में कार्बन बराबर है 4। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे लीनियर चेन है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास ब्रांचिंग हमको देखने को मिल रही है, ब्रांच फॉर्म में है। तो जैसे हम ब्रांच इंक्रीज करेंगे, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? जब ब्रांच इंक्रीज होती है तो जो मॉलिक्यूल का साइज होता है, साइज थोड़ा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। साइज डिक्रीज करेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो भी डिक्रीज करेगा, और वंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज करेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा डिक्रीज करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखेंगे, विद ब्रांचिंग सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, as a result van der Waals forces decreases which result in decrease in boiling point। यहाँ पे मॉलिक्यूल का जो है साइज जो है ज़्यादा रहता है, van der Waals फोर्सेस भी ज़्यादा रहती हैं, तो साइज ज़्यादा, van der Waals फोर्स ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो लीनियर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, ब्रांच से। तो जैसे जैसे हम ब्रांच बढ़ाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। थर्ड जो हमारा पास है उसमें हमको डिस्कस करना है मेल्टिंग पॉइंट। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे बॉइलिंग पॉइंट, अब हमें मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करना है। मेल्टिंग पॉइंट भी हमें सिर्फ डाई हेलोजन बेंजीन का करना है, डाई हेलो बेंजीन्स। इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएंगे हम, एक पैरा एक मेटा। हम फॉर एग्जांपल डाइक्लोरोबेंजीन बनाते हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन, ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है मेरा। ये है मेरा मेटा वाला, और ये है पैरा प्रोडक्ट। ये मेटा, ये पैरा।
अगर इनकी बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन करें हम, बॉइलिंग पॉइंट की, तो नियरली सेम ही होता है, सबका आसपास ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हम ज़्यादा वो भी नहीं बता सकते, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते रीज़न की, क्योंकि सिमिलर सा ही हमारे पास इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में हम जो है इसका डिफरेंस देख सकते हैं। इसका होता है 256 केल्विन, इसका होता है 249 केल्विन, और इसका होता है 323 केल्विन। अब 256 और 249 भी हम बोल सकते हैं नियरली सेम ही है, लेकिन पैरा में काफ़ी अच्छा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट में। इसका रीज़न समझते हैं। अगर हम देखें तो इसमें सिमिट्रिकल अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ से लाइन से काटते हैं इसको, तो इक्वल हाफ में जो है हमारे पास मॉलिक्यूल जो है डिवाइड हो जाता है, इसमें हमें सिमिट्री देखने को मिलती है। जबकि यहाँ पे हमको सिमिट्री मिसिंग है हमारी दोनों केस में। पैरा आइसोमर हमारा बहुत ज़्यादा सिमिट्रिक है, और सिमिट्री से क्या होता है हमारे पास, जो क्रिस्टल लैटिस में होता है ना हमारे पास, क्रिस्टल लैटिस में फिटिंग अच्छे से हो पाती है आपस में। पैकिंग जो हम देखेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे होगा, फिर तीसरा मॉलिक्यूल इसी के मतलब एक सीक्वेंस में हमको पैकिंग देखने को मिल जाएगी। जबकि ऑर्थो और मेटा में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर उसकी जो अरेंजमेंट है वो पैरा में जो है बेटर होती है सबसे। तो पैरा का सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, फिर ऑर्थो का, और फिर मेटा का। ऑर्थो और मेटा का तो नियरली सेम है, तो कंपैरिजन आएगा तो पैरा और ऑर्थो में या पैरा और मेटा में आएगा कि पैरा आइसोमर का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो ज़्यादा क्यों होता है मेटा से या फिर ऑर्थो से। रीज़न लिखने में सिमिट्री वजह से हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा अच्छे से होती है, और ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट मतलब वॉन्डरल फोर्सेस का हमारे पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मैग्नीट्यूड ज़्यादा होने से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स। रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन्स, इसमें भी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी हमारे पास दो टाइप की होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक होती है SN2, एक होती है हमारे पास SN1। नाम से ही समझ आ रहा होगा, हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और सब्स्टिट्यूट करेगा किसकी जगह पे, हेलोजन की जगह पे। फॉर एग्जाम्पल क्या समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती क्या है। कोई हमारे पास एल्काइल हैलाइड है RCl, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस हेलोजन की जगह जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा RNU। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ये दो मैकेनिज्म से हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है। एक तो होती है वो SN2 पाथवे फॉलो करे, एक होती है या वो SN1 पाथवे को फॉलो करे या SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करे। तो देखते हैं डिफरेंस दोनों में क्या है। SN2 पढ़ेंगे हम पहले। SN2 हमारे पास क्या होती है, S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब होता है बायोमोलिकुलर या फिर सेकंड ऑर्डर को जो है रिएक्शन फॉलो करती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे क्या होता है हमारे पास, कोई एल्काइल हैलाइड लिया हमने एग्जांपल RX ऐसे, और सामने लिया हमने कोई न्यूक्लियोफाइल आया। तो न्यूक्लियोफाइल पे जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन रिच है, और कल समझाया था हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। X हमारे पास क्या है यहाँ पे, हेलोजन, क्योंकि हैलाइड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ClBrI ये हमारे हेलोजन हो गए। अब ये होते इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे अपने पास रखेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो आएगा अटैक करने जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ से ये जो X माइनस है बाहर जाएगा, और बॉन्ड हमारे पास कैसे बनेगा RNU। सबसे पहली बात इसमें देखने वाली है, एक तो अटैक जो हुआ बैक साइड से हुआ, तो अटैक हमारे पास था बैक अटैक। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो लिविंग ग्रुप था लेफ्ट साइड था, और न्यूक्लियोफाइल ने हमारा अटैक किया राइट साइड से। तो ऐसी रिएक्शन को जब जहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशन या
कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हुई है हमारे पास। यहाँ पे लेफ्ट में था पहले और अब जो नया ग्रुप आया वो हमारा राइट पे आया है। तो ऐसे को हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। एल्काइल हेड बनाते हैं CH3 CH यहाँ पे Cl। सबसे सिंपल हमने क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ से हमने न्यूक्लियोफाइल लिया OH माइनस। ये OH माइनस अप्रोच करेगा कार्बन की तरफ। जैसे ही कार्बन के साथ बॉन्ड बन, इसको डॉटेड दिखाएंगे हम, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे हमारी एक। कार्बन जो है धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड जो है फॉर्मेशन अपना स्टार्ट करेगा और ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे ही। इसका ये मतलब नहीं कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड अभी बनना स्टार्ट हुआ है। डॉटेड लाइन मतलब बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है और जैसे ही इसका बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ, वैसे ही कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये टूटने लगेगा, ये वीक होने लगेगा। धीरे धीरे ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा और क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड वीक होने लगेगा। एक टाइम पे ये बॉन्ड कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा और ये बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पे पुराने बॉन्ड्स जो हमारे पास डिसोसिएट होते हैं, वीक होते हैं और नए बॉन्ड्स का हमारे पास फॉर्मेशन होता है, ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास कम्प्लीटली बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास हाइड्रोजन, तरह हाइड्रोजन, यहाँ हमारा लग जाएगा OH। तो हम देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में हमारा इन्वर्जन हमको देखने को मिल गया। OH ने बैक साइड से अटैक किया और ग्रुप के लेफ्ट साइड पे लग गया, जबकि जो Cl है हमारा वो राइट साइड पे था पहले। तो ऑर्डर ऑफ अगर SN2 बोले, रेट ऑफ SN2, रेट अगर कंपेयर करने के बोलेगा हमको SN2 बोले, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है सेकेंडरी से और टर्सरी से। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी अगर मैं करूँगा, यहाँ पे इसको CH3 लगाऊंगा, फिर यहाँ एक और मैं CH3 लगाऊंगा, तो यहाँ पे जो है बल्कीनेस बढ़ रही है। तो OH को जो है स्टेरिक फैक्टर या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हमको देखने को मिलेगा, अटैक करने में इसको मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े बल्कि ग्रुप हम लगा देंगे यहाँ पे भी, तो OH जो है यहाँ से अटैक करने के लिए मुश्किल होगी। हाइड्रोजन तो छोटा ग्रुप था इसलिए OH आ रहा था, लेकिन जैसे हमने ग्रुप को इंक्रीज़ किया हिंड्रेंस बन गया, OH को जगह मिली नहीं, तो रिएक्टिविटी जो है हमारे पास डिक्रीज़ कर गई। इसलिए प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी की और फिर जो है टर्सरी की। यहाँ पे जो SN2 में 2 का जो बोला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिटरमाइन करेगा OH माइनस पे भी, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिटरमाइन मतलब डिपेंड करेगा, और सबस्ट्रेट जो हमारा ये हमने लिया इस पे भी जो है ये करेगा डिपेंड। अगर काइनेटिक्स अगर अच्छे से पढ़ी है हमने, तो रेट जो है डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। पावर इसकी 1 लेंगे तो ऑर्डर आ जाएगा हमारा 1 + 1 = 2। तो ये जो 2 है SN2 में, ये वही है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा रेट इंक्रीज करेगा, इसकी बढ़ाएंगे तो हमारा रेट इंक्रीज करेगा। SN1 में जो है सिर्फ एक ही पे डिपेंड करती है, वो है सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। वो अभी आगे देखेंगे तब समझ आएगा। दूसरा है हमारा SN1। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर या फिर यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पहले तो हमारे पास यहाँ वो बन रही थी, OH जो है डायरेक्ट अटैक कर रहा था। यहाँ पे हम लेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे OH डायरेक्ट अटैक नहीं करता, पहले हमारे पास फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का। ये Cl जो है अपने पास हेटेरोटिक बॉन्ड क्लीवेज करता है और अपने पास इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। जनरेट होगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर भी CH3, इधर CH3, और हमारे पास जनरेट हुआ है 3 डिग्री का कार्बोकैटायन या टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास OH माइनस
और ये अटैक करेगा इस जगह पर CH3 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 और OH। ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट। जो ये वाला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन वाला, यहाँ से यहाँ तक जाने का स्टेप है, इसको बोलते हैं हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप, क्योंकि यहीं से जो है हमारे पास रेट का रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होगा, क्योंकि सबसे स्लोवेस्ट स्टेप यही है और जो भी रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसी को हम RDS स्टेप बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे है RDS। RDS क्या है हमारे पास? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो ये फर्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे जो है रेट जो है इस पे डिपेंड करता है सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखे रेट की, रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ सबस्ट्रेट की पावर पे 1 पे और न्यूक्लियोफाइल की पावर 0। या इसको ऐसे भी लिखना है चाहे ना लिखो, आपकी मर्जी है वो। तो रेट मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सबस्ट्रेट के, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया मेरा 1। तो SN1 रिएक्शन जारी है कार्बोकेटाइन से, तो जो रेट ऑफ SN1 होगा वो डिटरमाइन करेगा मतलब 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा 2 से, फिर 1 से। 1 वाली तो SN2 से ही जाएगी। तो SN, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन टर्सरी की ज़्यादा है सेकेंडरी से, सबसे कम प्राइमरी के, तो जितना ज़्यादा स्टेबल उतना फास्ट जो है SN1 का रेट दिखाएगी। अब SN1 और SN2 होप यहाँ से क्लियर हुई होगी। इसको थोड़ा एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो SN2 फास्टर, किस में जो है फास्टर SN2 हमको देखने को मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमको दिया है CH2Cl, ये हमको दिया है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये हमको दी है सेकेंडरी और प्राइमरी पहचानना आता है ना। इस कार्बन पे एक कार्बन 2 कार्बन कनेक्टेड है तो सेकेंडरी हैलाइड, यहाँ पे एक ही कार्बन है अटैच है यहाँ पे तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या एल्काइल क्लोराइड जो मर्जी बोल सकते हैं। तो अभी हमने देखा हमने SN2 का रेट किससे डिपेंड करता है, प्राइमरी का सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी का, फिर लास्ट में टर्सरी का। तो यहाँ प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो ऑब्वियसली इस वाले का जो है रेट हमारे पास फास्टर होगा SN2 के लिए। SN1 के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, अगर SN1 के लिए पूछ लेता तो इसका फास्टर हो जाता। दूसरा है हमारे पास, अब यहाँ पे दोनों प्राइमरी दे रखी है, यहाँ भी प्राइमरी यहाँ भी प्राइमरी। फ़र्क है यहाँ पे आयोडीन है यहाँ पे क्लोरीन है। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे लीविंग ग्रुप के ऊपर। आयोडीन एक बेटर लीविंग ग्रुप है ब्रोमीन से, ब्रोमीन बेटर लीविंग ग्रुप है क्लोरीन से और फ्लोरीन। तो ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ये है हमारे पास। अब जो फटाफट लीव कर जाएगा वो उतना बढ़िया। जैसे यहाँ से OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, ये जाएगा बाहर। यहाँ भी OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, जाएगा बाहर। तो जो फटाफट बाहर कौन जाएगा रिएक्शन से? आयोडीन। क्यों? क्योंकि वो बेटर लीविंग ग्रुप है। आयोडीन कैसे, हेलोजन कैसे जाएंगे? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। आयोडीन का साइज ज़्यादा है, बड़ा है, तो नेगेटिव चार्ज आयोडीन पे स्टेबल ज़्यादा रहेगा, तो इसलिए बेटर लिविंग ग्रुप है। ब्रोमीन का क्लोरीन से बड़ा है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो रहेगा लेकिन लेस स्टेबल रहेगा आयोडीन से, क्योंकि साइज़ जो है आयोडीन से छोटा हो जाएगा। और जितना बड़ा एनायन का साइज़ होता है उतना अच्छा उस पर डिस्पर्स होता है नेगेटिव चार्ज, उतना वो स्टेबल होता है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आयोडीन पे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन पे है, क्लोरीन पे है, इसलिए हमारा लिविंग ग्रुप भी ऐसी है कि आयोडीन हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है। किससे? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन से। तो इसका जो है रेट SN2 में फास्टर होगा। यही रूल SN1 में भी अप्लाई होगा। अगर ये पूछ लेता है, एक टर्सरी हैलाइड बना देता है वो CH3 और यहाँ आयोडीन दे रखा है फर्स्ट कंपाउंड में और सेकंड में CH3 और यहाँ फ्लोरीन या क्लोरीन दे रखा है। ऑर्डर पूछता है तो भी हमें SN1 के लिए क्या देखना पड़ेगा? लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। तो आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप है तो इसका रेट जो है SN1 में फास्टर हो जाएगा। अब दो
क्वेश्चन का है या फिर दो एग्जांपल और आते हैं हमारे पास। एक आता है एलाइल हैलाइड का, ये एलाइलिक हैलाइड का, ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसकी एडजेसेंट पोजीशन कौन सी हमारी एलाइल पोजीशन, ये हो गया हमारा एलाइल कार्बन, इस पे लगा हुआ क्लोरीन एलाइल क्लोराइड। और हमारे पास दूसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। पिछले लेक्चर में बताई थी ना बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, एलाइलिक कौन सी होती है। ये कार्बन जो है बेंजाइलिक कार्बन है और इस पोजीशन का नाम है बेंजाइलिक पोजीशन, इससे लगा हुआ क्लोरीन बेंजाइलिक क्लोराइड या बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हम सामने लाते हैं इनके OH दोनों के सामने। अब ये किससे जाएगा, SN1 से जाएंगी दोनों एक ही रिएक्शन से, या तो दोनों SN1 से जाएंगी या दोनों SN2 से जाएंगी। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। अगर तो रिएक्शन में जो है कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, कार्बोकैटायन बनता है स्टेबल, तो रिएक्शन जाएगी SN1 से, वरना वो जाएगी SN2 से। तो इसमें कार्बोकैटायन अगर हम बनाते हैं, Cl को लीव करो और कार्बोकैटायन बनाओ यहाँ पे, तो ये कार्बोकैटायन कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। सेम इस केस में अगर हम यहाँ से लीव कराते हैं इसको, यहाँ पे कार्बोकैटायन है, ये बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो दोनों कार्बोकैटायन हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से कौन से मैकेनिज्म से जाएंगे, SN1 से। तो एलाइलिक क्लोराइड और बेंजाइलिक क्लोराइड दोनों ही SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ ये मत देखना कि 1 डिग्री है तो SN2 से जाएगी ना, यहाँ रूल लगेगा कि कार्बोकैटायन स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। अगर तो ये डबल बॉन्ड यहाँ ना होता और ये 1 डिग्री गिवन है सिंपल, तब तो हमारे पास जाता है SN2 से, लेकिन इस डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल बन रहा है रेजोनेंस की वजह से, तो ये जाएगी SN1 से। अब हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एक होती है सब्स्टिट्यूशन, एक होती है एलिमिनेशन। CH3 CH2 Cl, अगर हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस नहीं स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है हमारे पास, हम सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, इथेनॉल का C2H5OH प्लस KOH का, ये हमारे पास बन गया है स्ट्रॉन्ग बेस। इसको एग्जाम में ऐसे भी लिख सकता है इथेनोलिक KOH, इथेनोलिक KOH, और एल्कोहलिक KOH भी लिख सकता है, एल्कोहलिक KOH। तो हमें समझना है एल्कोहलिक KOH हमारे पास क्या बोल रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और बेस हमारे पास कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग, कोई भी बेस हमारे पास काम क्या होता है उसका, वो H पॉजिटिव पकड़ता है अपने पास। हमने पढ़ा है ना, जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले उसी को तो बेस बोलते हैं। तो बेस क्या करेगा, H पॉजिटिव को खा लेगा, सरल भाषा में क्या करेगा, H पॉजिटिव को खा लेगा। ये बेस आया, इसने खा लिया H पॉजिटिव को, जनरेट हो हमारे पास CH2 माइनस CH2Cl। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा और ये Cl जो है यहाँ से जाएगा बाहर। रिएक्शन का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि एलिमिनेट करना। तो ये हमने Cl जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया और फॉर्मेशन होगी हमारे पास एल्कीन की। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए समझाया कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होता है। एक्चुअल में जो है एक कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है। कैसे, CH2H CH2Cl और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस आया, बेस ने H पॉजिटिव को पकड़ा और एक ही स्टेप में जैसे ही पकड़ा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये Cl गया बाहर और जनरेट हुआ हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन। ये तो हमारे पास सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड थी। अगर हम लेते हैं एसिमेट्रिक, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 Cl नहीं,
CH3, यहाँ Cl CH2। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी है। अगर तो मेरा बेस ये वाला हाइड्रोजन पकड़ता है और ये शिफ्ट होता है और यहाँ से एलिमिनेशन होता है, तो एल्कीन जो हमारे पास फॉर्म होगी वो होगी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक तो पॉसिबिलिटी इस वाले हाइड्रोजन की है। एक पॉसिबिलिटी है मेरे पास कि मेरा बेस जो है वो ये वाला हाइड्रोजन को पकड़े। कलर चेंज कर लेते हैं जरा। इस हाइड्रोजन को पकड़े यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और यहाँ से Cl जो है बाहर जाए, तो हमारे पास एक बीच में है ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा इस पोजीशन पे। इसको बना लेते हैं CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ आएगा CH3। तो एक एल्कीन बनी हमारी A, एक एल्कीन बनी हमारी B। इस वाली एल्कीन हमारी मोर सब्स्टिट्यूट है। कैसे? C, यहाँ पर भी एक कार्बन है, इस कार्बन ग्रुप को मैं R लिख रहा हूँ और यहाँ इस CH3 को मैं R लिख रहा हूँ। ये भी कार्बन ग्रुप से अटैच है और हाइड्रोजन को H लिख रहा हूँ, ये वाला H, और यहाँ भी हाइड्रोजन। अगर इस वाले एल्कीन को लिखे हम तो यहाँ इस वाले ग्रुप में R लिख रहा हूँ, इधर H इधर दोनों हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं, एक तो ये एक, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, 1 और 2। यहाँ पे हमारा एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम बोलते हैं मोर एल्काइलेटेड एल्कीन या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये हमारे पास है लेस सब्स्टिट्यूटेड या फिर लेस एल्काइलेटेड एल्कीन। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना हमारे पास, इसको हम बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन, सेटजेफ एल्कीन या सेटजेफ प्रोडक्ट। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। तो सेटजेफ का प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है मेजर और ये बनता है हमारा माइनर। तो हमें मेजर वाला बनाना एग्जाम में, इसको हम सेटजेफ रूल में ही पढ़ेंगे कि मोर एल्काइलेटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होता है जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर हम दें तो ये एल्कीन ज़्यादा स्टेबल क्यों है, इसमें अगर हम अल्फा कार्बन, ये होमवर्क है चलो, अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा निकलेंगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम निकलेंगे। अब अल्फा हाइड्रोजन निकालना तुमको है कि तुम्हारा काम है कि अल्फा हाइड्रोजन निकालते कैसे हैं। तो मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि सेम एल्कीन लिए हमने CH3 CH2 और यहाँ Cl, इसकी रिएक्शन जब हमने कराई C2H5OH और KOH के साथ, तो हमको मिलता है एलिमिनेशन प्रोडक्ट यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH की जगह यहाँ पे NaOH का भी यूज़ कर सकते हैं हम। और एक्वस KOH का मतलब होता है हमारे पास H2O प्लस KOH, और इसको हम इथेनोलिक KOH भी बोलते हैं, C2H5OH को इथेनॉल। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कैसी होती है, यहाँ पे ये एलिमिनेशन हो गई, सब्स्टिट्यूशन होती है। OH माइनस आता है इधर, अटैक करता है इस कार्बन पे, यहाँ से Cl जाता है बाहर, CH2OH। ये होती है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है OH के साथ। यहाँ इस वाले में Cl जो है बाहर निकल रहा है एलिमिनेट और रिएक्शन से, कोई सब्स्टिट्यूशन हमको नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसके पीछे का रीज़न पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है हमारे पास। तो इसका रीज़न है कि एक्वस KOH जब हम लेते हैं तो हमारा OH माइनस है यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो यहाँ इस कार्बन पर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूट करके Cl को बाहर करेगा और खुद अटैच हो जाएगा यहाँ पे, जैसे हम देखने मिल रहा है। लेकिन जब हम C2H5 का यूज़ करते हैं प्लस KOH का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस हमने बताया था भी क्या करता है, H पॉजिटिव को निकालता है, अभी मैकेनिज्म समझा था ना।
यहाँ से H को निकालेगा बाहर और Cl कर देगा बाहर। तो ये सॉल्यूशन जो है एक्ट कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि ये एक्ट कर रहा है एज अ, यहाँ पे OH माइनस जनरेट हो रहा है और जो कि एक्ट कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है 2 1 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, जितने भी आएगी। हमें तैयार रहना है हर किसी पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल। और सबसे पहले हम मेटल कौन सा यूज करेंगे, मैग्नीशियम मेटल। किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम CH3 CH2Br मेटल के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो ये शो करता है हमें इंसर्जन रिएक्शन। इंसर्जन मतलब इन दोनों के बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये हो जाएगा इंसर्ट, CH3 CH2MgBr। अब मेटल हमारे पास होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम रहता है अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैग्नीशियम रखेगा 1 यूनिट का प्लस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, फिर रखेगा 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, Br पे भी होगा नेगेटिव। ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं बिल्कुल। तो हम इससे को मतलब है नहीं, तो हम इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं CH2 माइनस और Mg रखते हैं पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर। ये हमारे पास जो प्रिपेयर हुआ इसको बोलते हैं हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हेलो एल्कीन्स और हेलो एरीन्स में तो सिर्फ ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन है। जो रिएक्शंस है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, वो है अल्कोहल फिनोल। अल्कोहल फिनोल इथोल में भी हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं कार्बोनिल की, अल्कोहल की फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ बस इसकी प्रिपरेशन है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमारे पास, जैसे कि CH3 CH2Mg X यहाँ कुछ भी हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है। इसको हम यूज करते हैं जब भी रिएक्शन में करानी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल हमारा आसपास भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वाटर से दूर रखेंगे। ड्राई मतलब विदाउट वाटर। ईथर हमारे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट होता है। ड्राई मतलब ऐसा नहीं कि पाउडर की तरह होगा ना, ईथर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ड्राई का मतलब है उसमें वाटर की प्रेजेंस बिल्कुल जीरो होगी हमारे पास। तब हमारी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करती है। हमें जब कार्बन कंपाउंड के साथ को यूज़ करना पड़ता है, हमें इसको एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों यूज़ करना पड़ता है। एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर हमको इसलिए यूज़ करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये MgH, अब वाटर हमारा रहता है ऐसे, H2O ऐसा रहता है। यहाँ ऑक्सीजन रखेगा उन्हें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे। ये नेगेटिव चार्ज एक्ट करेगा एज ए बेस की तरह और ये नेगेटिव अटैक करेगा H पॉजिटिव को, खा लेगा यहाँ से और हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 में। ये हमारे पास क्या बन गया, एल्केन। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हमारा क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कर लेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस हो गया और बचा के हमारे पास MgX और OH माइनस का OH यहाँ लग गया ऐसे। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो हमारा है डिस्ट्रॉय हो चुका है और कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्केन्स में। इसलिए हमको यूज़ करना पड़ता है एनहाइड्रस कंडीशन। तो ये क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वाटर के साथ वो हाइड्रोलाइज हो गया क्या, एल्केन की फॉर्मेशन कर लेगा, इसलिए हम उसको एनहाइड्रस कंडीशन या फिर ड्राई ईथर में उसको यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन तो सारी ही इंपॉर्टेंट है और रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद मेटल्स पढ़ रहे हैं। तो हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ पढ़ लिया रिएक्शन। अब हमें दूसरा मेटल यूज़ करना है जो कि हमारा सोडियम मेटल। तो कोई भी हमारा क्या होगा, एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बैलेंस बाद में करेंगे, यहाँ पे रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ और हमारा कन्वर्ट हो जाएगा R और R में। कपलिंग रिएक्शन है बेसिकली, कपलिंग रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं डाइमर फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर 1 R था, यहाँ पे 2 हो जाएगा और हमारे पास फॉर्म क्या हो जाएगा, NaX। तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। यही फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, CH3Cl है हमारे पास, इसकी रिएक्शन कर रही है Na के साथ,
तो ये बन गया CH3 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया प्लस 2NaX, ये NaCl बन जाएगा, X यहाँ पे Cl है तो 2NaCl। ये हमारी होगी फोर्थ रिएक्शन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा मैं चैप्टर, फिर हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगानी है हमें। थ्योरी तो हमने पढ़ लिया, इसी थ्योरी को अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वहाँ हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनिक को सॉल्व करने के लिए, वो देखेंगे अगले लेक्चर में। और तब तक के लिए रिवाइज करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।